हेलो जेई एंड नीट, मैं राहुल पटेल आपका फिजिक्स टीचर और स्वागत करता हूं एक बार फिर से रेजोनेंस इंदौर के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग यहाँ पे जेई मेन के चैप्टर वाइज जो एमसीक्यूज हैं उनको सॉल्व करा रहे हैं, है ना। यहाँ पे अभी हम लोग जो जनवरी अटेम्प्ट 2025 में जो भी क्वेश्चन आए थे उसके चैप्टर वाइज वीडियो सोल्यूशन ले आ रहे हैं। और फिर से मैं बता दूं, ये क्वेश्चन बच्चों जेई और नीट दोनों वाले बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि जो है नीट वाले बच्चे, है ना, इसलिए वो सॉल्व करें क्योंकि जेई मेन के बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली आपके नीट एग्जाम में पूछे गए हैं, है ना। क्योंकि जेई मेन में अभी बहुत अच्छे इजी क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहोगे और मेरे साथ अपने प्रैक्टिस को करते रहोगे, है ना। आप लोग वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन को खुद से ट्राई कर लेना, उसके बाद फिर आप वीडियो को आगे देख के फिर देखना कि आपसे बना या फिर बना तो कितने टाइम में बना या कुछ नया क्या था, ठीक है। ये सभी चीजें आप नोटिस करते चलना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। ओके, तो बच्चों आज हमारा जो टॉपिक है, हाँ, इसके पहले हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स और केटीजी के क्वेश्चन कराए थे। आज हम लोग हीट ट्रांसफर और कैलोरीमेट्री के क्वेश्चन कराएंगे। उसमें से पहला क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे कैलोरीमेट्री का है, जो कि 22 जनवरी को शिफ्ट 1 में पूछा गया था। करा एन अमाउंट ऑफ मास ऑफ आइस of 10 to the power minus 3 kg and temperature minus 10 degree centigrade is transformed to the vapor at temperature 110 degree centigrade by applying heat, ठीक है। तो आपका आइस है जो कि -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, उसको 110 डिग्री सेंटीग्रेड वेपर में कन्वर्ट करना है। उसके लिए आपको हीट, या फिर यहां पे पूछा है कि द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड, है ना। वर्क डन आपका हीट फॉर्म में कन्वर्ट होता है या हीट जो है वर्क के फॉर्म में कन्वर्ट होता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन दे रखा है बच्चों, ठीक है। तो आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले कैलोरीमेट्री वाले क्वेश्चन में आप देखो, है ना, दो चीजें होंगी। अगर आप हीट दे रहे हो किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो या तो वो फेज चेंज करेगा या तो वो टेम्परेचर चेंज करेगा। जब कभी भी वो फेज चेंज करेगा तो Q इक्वल M इंटू L, है ना, वेयर L इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और जब कभी भी ऑब्जेक्ट अपना टेम्परेचर चेंज कर रहा है तो उस टाइम पे क्या आएगा, Q इक्वल MS डेल्टा T, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे जो हीट हम देंगे मींस रिक्वायर्ड होगा तो वो कितना अच्छा होगा और किस किस टाइम पे। तो सबसे पहले हमारा जो आइस है वो आपका कितने पे है, आइस माइनस का 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो जैसे इसको हीट मिलेगा तो ये टेम्परेचर बढ़ाएगा, और जब तक बढ़ाएगा जब तक कि इसका टेम्परेचर क्या हो जाए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, है ना। तो हमको पहले तो 0 डिग्री आइस में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे जो हीट रिक्वायर्ड है मैं मान लेता हूं कि Q1 है, ठीक। इसके बाद फर्दर आप हीट प्रोवाइड करोगे या वर्क डन करोगे, तो अब ये आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले तो ये क्या होगा, 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब बच्चों की यहाँ पे क्या आएगा, फेज चेंज, है ना। और फेज चेंज आएगा तो मैंने बताया आपको कि कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। ये आपका 0 डिग्री वाटर, ठीक। अब जो है फर्दर आप वर्क डन या हीट प्रोवाइड करोगे तो ये वाटर कहां पे कन्वर्ट होगा, वाटर 0 डिग्री वाटर से ये 100 डिग्री वाटर में ही जाएगा, है ना। तो यहां पे हम मान लेते हैं Q3 है हीट, ठीक, जो रिक्वायर्ड होगा, ये वाटर ही है, ठीक। इसके बाद फर्दर हीट दोगे तो ये वाटर अब क्या होगा, पहले तो स्टीम में कन्वर्ट होगा, है ना, और वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही होगा, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे जो Q आएगा वो लेटेंट हीट वाला आएगा Q4, ठीक है। इसके बाद अब फिर आप हीट दोगे, है ना, तो अब स्टीम में फिर टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा, तो वो अब स्टीम आपका किस पे जाएगा, स्टीम में ही अब टेम्परेचर बढ़ेगा, कितना, 110, ठीक है। इतना होने वाला है। तो बच्चों हम चलिए बारी बारी से Q1, Q2, Q3 को कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। तो चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पे Q जो नेट आएगा वो क्या आएगा, Q1 क्या होगा, यहाँ पे क्या हुआ है, टेम्परेचर चेंज हुआ है, तो MS डेल्टा T आएगा। चलिए सर, इसके बाद यहाँ पे Q2 क्या आएगा, Q2 में आपका फेज चेंज हुआ है तो M इंटू L आएगा,
है ना, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आएगा यहाँ पे, ठीक है, आइस का, ठीक है। इसके बाद फिर Q3 क्या होगा, फिर से टेम्परेचर चेंज हुआ है तो ms डेल्टा टी आएगा, ठीक। इसके बाद फिर से यहाँ पे फेज चेंज हो रहा था, Q इक्वल m इंटू एल आएगा। फिर यहाँ पे फेज चेंज सॉरी टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो ms डेल्टा टी का आएगा, ठीक है। अब वैल्यूज रखना शुरू करते हैं। तो वैल्यूज यहाँ पे क्या है, मास आपका क्या है 10 टू द पावर माइनस का 3 kg, एस स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस लेंगे तो वो कितना दे रखा है 2100 जूल पर है ना, पर केजी पर केल्विन, ठीक है। इनटू में टेम्परेचर का चेंज कितना होगा, -10 से 0 जाएगा तो 10 का टेम्परेचर चेंज होगा, है ना, याद रहेगा। इसके बाद फिर यहाँ पे मास फिर से 10 टू द पावर -3 इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, है ना, आइस का, ठीक है। ये आपका आ गया 3.35 इंटू में 10 टू द पावर माइनस का सॉरी प्लस का 5 दिया है, ठीक है, यहाँ पे। इसके बाद फिर आपका आया मास 10 टू द पावर -3, फिर से एस आपका वाटर का एस कितना दिया है 4180 इंटू में टेम्परेचर चेंज क्या होगा 0 से 100 हो रहा है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चेंज होगा, ठीक। Q4 देखते हैं, Q4 क्या है आपका फेज चेंज है तो क्या आएगा मास 10 टू द पावर -3 इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, है ना, स्टीम का, वो कितना आ रहा है 2.25 इंटू 10 टू द पावर प्लस का 6, ठीक है। इसके बाद Q5 क्या है मास 10 टू द पावर -3 इंटू एस यहाँ पे दे रखा है स्टीम का 1920, ठीक, इंटू में टेम्परेचर चेंज कितना होगा 100 से 110 तो 10 का ही तो चेंज होगा, ठीक है। चलिए इनको आप कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं, है ना। मुझे उम्मीद है कि आप लोग पॉज करके इसको सॉल्व कर लिए होंगे, अगर नहीं किए हो तो आप ट्राई करो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो 3 0 ये कट जाएगा तो केवल 21 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे आपका इसका 3 0 कटेगा तो फिर इसके पास 2 0 बचेगा तो वो क्या हो जाएगा 335, ओके। फिर यहाँ पे देखो 3 0 आपका जाएगा, है ना, 0 और ये दोनों तो केवल आ जाएगा आपका 418 प्लस ये वाला देखो यहाँ पे 3 0 कटेगा तो 3 0 बचेगा तो 3 0 बचेगा तो ये क्या हो जाएगा 2250, ठीक है, डेसिमल 3 प्लस शिफ्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या आएगा फिर से 2 0 तो जाएगा प्लस डेसिमल यहाँ पे लगा देते हैं, है ना, तो 19.2, ठीक है। और इन सभी को फिर से आप ऐड करो बच्चों तो ये आपका क्या आएगा आप बताओ, तो ये आपका आ जाएगा 3043.2 जूल, है ना। हाँ, अच्छी बात यहाँ पे ये था कि आपको चीजें कन्वर्ट नहीं करनी थी। आप लोग ध्यान रखना कई बार बच्चों यहाँ पे तो आपका एसआई यूनिट ही यूज हुआ है, जो एनर्जी है वो जूल में, मास है केजी में, टेम्परेचर केल्विन में, बट कई बार वहां पे क्या करते हैं टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में दे देंगे और बाकी स्पेसिफिक हीट वगैरह वो कैलोरी में ऐसे दे देंगे, तो फिर आप उसको ध्यान रखना, ठीक है, यूनिट इसमें ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन गलत हो जाता है। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत इजी है बट यहाँ पे तो आपका टेंशन भी नहीं था क्योंकि सभी चीजों को एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना था, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन बहुत इजी था और अब आपको तो एकदम से समझ में आ गया होगा, ठीक है। 2 तरीके से हीट यूज हो रहा है, एक फेज चेंज करने में, एक टेम्परेचर चेंज करने में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फिर से आपका 22 जैन को ही एक और आया था क्वेश्चन, क्या दे रखा है, टू स्फेरिकल बॉडीज ऑफ सेम मेटल हैविंग रेडियाई 0.2 मीटर एंड 0.8 मीटर आर प्लेस्ड इन सेम एटमॉस्फेयर, है ना। 2 अपने पास स्फीयर है, एक है आपका 0.2 रेडियस का, है ना, और एक है आपका 0.8 रेडियस का, है ना, 0.8 मीटर रेडियस का, ठीक है। हाँ, और कह रहा है कि आपका द टेम्परेचर ऑफ स्मॉलर बॉडी, तो ये आपका क्या है 800 केल्विन पे है और ये आपका क्या है 400 केल्विन पे है, ठीक है। इफ द एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम द स्मॉलर बॉडी, ये जो आपका एनर्जी रेडिएट कर रहा है ना, वो है आपका क्या E, है ना। द एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम द बिगर बॉडी इज, ठीक है। तो यहां से हमारा कितना पावर रेडिएट होगा
है ना, वो हमसे पूछा है। पावर रेडिएट मतलब कि एनर्जी अपॉन टाइम, है ना, या फिर हम बोलते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, है ना। और फिर हम लोगों को पढ़ाया गया था ये कि स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, है ना, वहां पे हम लोगों ने पढ़ा होगा। क्या पढ़ा था बच्चों, ये आपका केस मैंने बता दिया। वहां पे आपका जो था रेट ऑफ एनर्जी फ्लो जो था, जो dq अपॉन dt, वो क्या आया था, वो आया था E सिग्मा a इंटू टी टू द पावर 4, ठीक है, ये हो गया, है ना। यहां पे फिर से हम फर्दर लिख सकते हैं a को, a आपका एरिया, तो E सिग्मा पाई r का स्क्वायर इंटू टी टू द पावर 4, ठीक है। P बराबर आपका आ गया, है ना। ये अब हम दोनों के लिए यूज करने वाले हैं। पहले का रेडियस r1 मान लेते हैं और टेम्परेचर T1, दूसरे वाले का रेडियस r2 और टेम्परेचर T2, ठीक है। और फिर हम लिखते हैं इक्वेशन। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर इंटू टी टू द पावर 4। तो हमारा यहां से फॉर्मूला जो बनेगा P1 अपॉन P2 आएगा वो R1 अपॉन R2 का स्क्वायर, फिर T1 अपॉन T2 का टू द पावर 4, है ना। चलिए, तो हमको ये दे रखा है पहला जो स्मॉलर बॉडी है वो किस रेट से एनर्जी को रेडिएट कर रहा है, वो दे रखा है अपने को, है ना। वो आपको E दे रखा है P1, ठीक है, और फिर P2 हमको निकालना था। चलिए, रेडियस वहां पे क्या था, एक का 0.2 था, एक का 0.8 था, तो 0.2 डिवाइडेड बाय 0.8 और टू द पावर 2, है ना। फिर यहाँ पे टेम्परेचर क्या था, स्मॉलर वाले का 800 केल्विन था, है ना। अच्छी बात, केल्विन में ही है ना, आपको ध्यान रखना है टेम्परेचर को केल्विन में ही लेना है। फिर दूसरे वाले का आपका क्या था, 400 केल्विन, ठीक है। चलिए, इसका पावर 4 सिंप्लीफाई कीजिए तो ये आपका क्या आ जाएगा, 1/4 का स्क्वायर, तो 1/4 का स्क्वायर तो 1/16 हो जाएगा, और ये आपका क्या आ जाएगा 2 का पावर 4, तो वो फिर अगेन 16 ही आ जा रहा है, तो ये कट गया, है ना। तो यहां से आपका क्या आ गया, T2 बराबर डायरेक्ट E के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब दूसरा वाला भी आपका क्या करेगा, E ही रेडिएट करेगा एनर्जी, तो सेकेंड ऑप्शन, है ना। आई होप बच्चों मुझे कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये चीज, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे फिर से क्या दे रखा है, 3 कंडक्टर आर ऑफ सेम लेंथ, है ना, सभी का लेंथ सेम है। चलिए, L सेम, ओके सर, और कंडक्टिविटी K1 K2 K3 दे रखा है, जैसा कि डायग्राम में ही आपका शो है ना, और इस तरीके से कनेक्टेड है। कह रहा है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड कंडक्टर आर सेम, मतलब इसका और इसका एरिया सेम है ना, 1 और 2 का, और जो है 3 का उसका डबल है, ठीक है। तो आपसे पूछा द टेम्परेचर आर गिवन इन द फिगर इन स्टेडी स्टेट कंडीशन, द वैल्यू ऑफ थीटा रहेगा यहाँ पे, थीटा, है ना। यहाँ पे टेम्परेचर दे रखा है, इस पॉइंट का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इस वाले का जंक्शन का थीटा डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और आपसे थीटा की ही वैल्यू तो पूछा है। तो याद कीजिए, हम लोगों ने पढ़ा होगा कि जो आपका करेंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है ना, हीट ट्रांसफर और करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो न्यूमेरिकल है वो थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है ना। जैसे वहां पे हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में चीजें को सॉल्व करते हैं, वैसा ही सिनेरियो आपका हीट ट्रांसफर में होता है ना। करंट इलेक्ट्रिसिटी में करंट रहता है, यहाँ पे थर्मल करंट रहेगा, वहां पे रेजिस्टेंस रहता था, यहाँ पे थर्मल रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है। याद है ये सब चीजें, है ना। चलिए, तो इसका हम लोग इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट बनाते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी से मिलता जुलता। तो हमको पता है ये यहां से आपका क्या होगा, हीट करंट या थर्मल करंट फ्लो होगा इस तरफ, क्योंकि ये वाला जंक्शन आपका क्या है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है और ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका इक्विवेलेंट जो सर्किट बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, R1 फिर R2, ठीक है। और ये पॉइंट आपका क्या है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, ठीक है। इसके बाद फिर आपका इसके साथ आपका क्या आ जाएगा R3, और ये पॉइंट कितने पे है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और यहाँ का टेम्परेचर हम थीटा डिग्री सेंटीग्रेड बोल रहे हैं, और यही हमको चाहिए। वहां पे जो काम आपका पोटेंशियल डिफरेंस करता था, यहाँ पे वो काम टेम्परेचर का डिफरेंस करेगा, ठीक है।
तो बेसिकली हमको ये पता है बच्चों कि यहां से जितना थर्मल करंट चलेगा इन दोनों में, चलो हम यहां से स्टार्ट करते हैं। यहां से जो थर्मल करंट चलेगा वो इन दोनों में डिवाइड होगा और फर्दर यहाँ पे कंबाइन होके फिर से वही करंट बन जाएगा और वो पूरा का पूरा करंट R3 में जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब R1 प्लस R2 का करंट मिला के वो R3 में जाएगा, तो ये बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम बस यही करने वाले हैं कि हम इन दोनों का करंट इसमें के करंट के बराबर लिखने वाले हैं। ठीक है, और थर्मल करंट का जो फॉर्मूला है मुझे उम्मीद है कि आपको याद होगा। ITH जो है ना, टेम्परेचर का डिफरेंस है ना, T हाई माइनस T लो है ना, डिवाइडेड बाई RTH है ना, याद है। और हमारा फॉर्मूला R क्या होता है, थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला L अपॉन में K इंटू A। ठीक है, चलिए तो मेन तो पहले हमको पता होना चाहिए क्या बच्चों, वो जो करंट हम लिखेंगे ITH, तो एक का यहां पे देखो आप, यहां पे टेम्परेचर का डिफरेंस क्या आएगा 100 माइनस थीटा, और इसके लिए टेम्परेचर का डिफरेंस थीटा माइनस 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और अपॉन में इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इसके अपॉन में क्या आएगा R3 आएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए तो क्या होगा 100 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट है ना, उन दोनों का R1 और R2 का मिला के, ये बराबर होना चाहिए थीटा माइनस 0 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, डिवाइडेड बाई R3। ठीक है, तो अब अपना काम रह गया मेन क्या, R इक्विवेलेंट और R3 को कैलकुलेट करना है ना, A और L के फॉर्म में। ठीक है, याद रहेगा। चलिए तो सबका लेंथ तो क्या था, सेम था। ठीक है, और पहले और दूसरे का एरिया भी सेम था, तो हम चलिए लिखते हैं R1 क्या लिखेंगे, R1 लेंथ L लिख लिए, एरिया आपका A ले लेते हैं। ठीक है, और कंडक्टिविटी इसका दे रखा है, कितना दे रखा है, एक का दे रखा है 60, दूसरे का दे रखा है 120 और तीसरे का 135। ठीक है, तो क्या आएगा 60A है ना। R2 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों, R2 का लेंथ सेम है, उसका कंडक्टिविटी 120 है और एरिया तो सेम ही है ना, और इन दोनों का ही मिला के हमारा क्या बनने वाला है R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट हम लिखा ले इन दोनों का, तो ये 1/R1 प्लस 1/R2, जैसा कि हम लोग पैरेलल में रेजिस्टेंस को सोल्व करते हैं वही चीज कर रहे हैं। ठीक है, तो R1 आप रखोगे बच्चों यहाँ पे, तो L नीचे आएगा, 60A ऊपर चला जाएगा, फिर यहाँ पे भी L नीचे और 120A ऊपर चला जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया 1/R इक्विवेलेंट, वो आ गया 60A डिवाइडेड बाई L प्लस 120A डिवाइडेड बाई L। ठीक है, L आपका सेम है तो वो आपका क्या होगा 180A आ गया। ठीक है, ये 1/R इक्विवेलेंट है, तो हमको तो R इक्विवेलेंट चाहिए, 1/R इक्विवेलेंट थोड़ी चाहिए, तो L अपॉन क्या हो जाएगा 180A, R इक्विवेलेंट आ गया। ठीक है, R3 भी कैलकुलेट कर दीजिए सर, बिल्कुल है ना, हम हैं ही इसीलिए, आप लोग कुछ मत करो, हम ही करते हैं। नहीं यार आप लोग ट्राई करो है ना, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। चलिए तो R3 उसका भी लेंथ तो क्या है L ही है, हाँ उसका आपका कंडक्टिविटी कितना था 135 था, और एरिया वहां पे क्या था बच्चों, दोनों का मिला के, इन दोनों का मिला के था, तो इसका मतलब 2A हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा L अपॉन में 270A। ठीक है, चलिए R इक्विवेलेंट और R3 आपका आ गया। अब हम यहाँ पे रख के इसको सॉल्व करते हैं, या फिर आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व करके जल्दी से बता दो मुझे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 100 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट, क्या आ जाएगा L, और ये फिर 180 आपका कहां चला जाएगा, A ऊपर आ जाएगा, या फिर यहीं रहने देते हैं अभी तो 180A। ठीक है, फिर इस साइड आपका क्या आएगा थीटा है ना, 0 तो गया, R3 क्या आ जाएगा L अपॉन में 270A। ठीक है, तो A से A कट जा रहा है, L से L कट जा रहा है, 180 ऊपर चला जाएगा, 0 भी काट ही देते हैं है ना। 18 आपका क्या आ जाएगा, इधर आपका 18 9 से काट दो तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 3, तो इसके मल्टीप्लाई में 2 जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में 3 जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई 2 से होगा तो क्या आ जाएगा 200 माइनस 2 थीटा बराबर ये क्या हो जाएगा 3 थीटा, तो ये आपका क्या आ गया
थीटा इक्वल 200 डिवाइडेड बाई 5 और ये क्या आ जाएगा आपका 40 और सभी चीजें ये टेम्परेचर किस में चल रहा है, डिग्री सेंटीग्रेड में चल रहा है, तो आंसर भी किस में आएगा, डिग्री सेंटीग्रेड में। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा आंसर 40 होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि हीट ट्रांसफर के अब आप ऐसे क्वेश्चन तो बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे। आपको कुछ नहीं करना है, रेजिस्टेंस जैसा आप बना लो, है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी जैसा। वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस लेते थे, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस, और यहाँ पे हमारा वहां पे रेजिस्टेंस होता था, यहाँ पे थर्मल रेजिस्टेंस, और करंट का फॉर्मूला तो वही है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। ठीक है, ओके, फिर से एक बहुत इजी सा क्वेश्चन आ गया बच्चों। यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि a gun fire a lead bullet of temperature 300 Kelvin into a wooden block. ओके, एक आपका लेड का बुलेट है, उसको एक वुडन ब्लॉक, तो ये आपका वुडन ब्लॉक है, उसके अंदर फायर किया गया, ये अपना बुलेट है ना, ये इसके अंदर फायर किया गया। ठीक है, कह रहा है द बुलेट हैविंग मेल्टिंग टेम्परेचर 600 केल्विन, ये अभी इनिशियली ये कितने पे है 300 केल्विन पे। ठीक है, और मेल्ट कितने पे होगा 600 केल्विन पे। ठीक है, पेनिट्रेट्स इनटू द ब्लॉक एंड मेल्ट डाउन, तो इसका मतलब ये इसके अंदर जाएगा तो ड्यू टू फ्रिक्शन बच्चों वहां पे क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा, और वो धीरे धीरे फिर पहले तो क्या होगा, इसका इस बुलेट का टेम्परेचर बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि उसको हीट मिल रहा है, तो 300 से 600 केल्विन पे जाएगा, और फिर वहां से वो क्या हो जाएगा, मेल्ट कर जाएगा। जैसे ही 600 केल्विन पे पहुंचेगा तो फेज चेंज करना स्टार्ट कर जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हीट है वो दो तरीके से यूज होने वाली है, एक तो 300 से 600 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने में जाएगा, ms डेल्टा टी आ गया, और दूसरा 600 केल्विन पे वो मेल्ट होगा, तो वो फिर ml आ जाएगा। ठीक, ये आ गया समझ में। ठीक है, और कह रहा है कि इफ द टोटल हीट रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस इज, ओके, तो अपने को जितना हीट लगेगा ना मेल्ट करने में वो बता दिया, कितना 625 जूल। ओके, तो आपसे पूछा है द मास ऑफ द बुलेट। ओके, तो हमने अभी देखा बच्चों, जो हमारा हीट होगा वो क्या होगा, क्यू नेट जो है वो अपना पहले तो m, हम मान लेते हैं बुलेट का मास जो है m है, इंटू s इंटू डेल्टा टी जाएगा, प्लस फिर वो क्या करेगा, फेज चेंज करेगा, तो ml आ गया। हम m कॉमन ले लें और फिर बाकी चीजों को यहाँ पे डिवाइड कर दें, तो इसका मतलब हमारा m जो आएगा वो q अपॉन में s डेल्टा टी प्लस l, यही होने वाला है। ठीक है, चलिए वैल्यूज रखते हैं, है ना। m बराबर आपका आ जाएगा q कितना लगा है 625 जूल। और अच्छी बात फिर से बच्चों, यहाँ पे चीजें SI यूनिट में ही चल रही हैं। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला काम आपके यही आना चाहिए बच्चों, जब न्यूमेरिकल करने जा रहे हो कैलकुलेशन, तो उस टाइम पे ये ध्यान रख लेना है एक बार कि हमको देखना है कि सभी चीजें एक ही यूनिट में है कि नहीं, इस एक ही सिस्टम में यूनिट में। ठीक है, ओके, चलिए, तो S की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है, स्पेसिफिक हीट, है ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रखा है कितना 125 जूल पर केजी पर केल्विन। ओके, फिर टेम्परेचर कितने का चेंज होगा बच्चों, यहाँ पे मैंने बताया ये 300 पे है और ये मेल्ट होगा 600 पे, तो इसका मतलब टेम्परेचर तो बढ़ा होगा, कितने से 300 से बढ़ाओ, है ना, डेल्टा टी क्या आएगा 600 माइनस 300 आ जाएगा। ठीक है, प्लस ml, तो m तो हमने बाहर ले ही लिया था, l कितना आया है, l आपका दे रखा है 2.5 इंटू 10 टू द पावर 4 है, ये पावर में 4 है, तो 2.5 है इंटू 10 टू द पावर 4, तो हम इसको चलो बच्चों डेसिमल फॉर्म में ही लिख लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा आपका 25000 आ जाएगा, है ना, एक जीरो उधर और बाकी 3 जीरो। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 625, और ये मल्टीप्लाई करो तो ये 2 जीरो तो पहले से ही है। ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 15 5 हो गया, फिर 3 2 जा 6 प्लस 7, है ना, और ये आपका क्या हो जाएगा 3 1 जा 3। ठीक है, चलिए प्लस 25000। ओके, चलिए ऐड करते हैं इनको, तो ऐड करेंगे तो क्या आ गया 625 डिवाइडेड बाई
2 जीरो तो ऐसे ही आ गया और 5 आ गया। ठीक है, इसके बाद 7 + 5 है ना, 7 + 5 कितना हो जाएगा आपका 12 और ये 2 आ जाएगा। फिर आपका 3 + 2 5 + 1 6 है ना, तो ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1/100 kg आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा kg। हमको आंसर क्या पूछा है बच्चों, ग्राम में पूछा है, तो 1/100 kg, तो 1 kg को आप क्या लिख लो 1000 ग्राम, तो वो फिर कट जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा, या फिर इसी को हम बोल सकते हैं 10 ग्राम्स है ना। तो यहाँ पे क्या आंसर फिल करना है 10 है ना। बहुत इजी क्वेश्चन था ये है ना। कैलोरीमेट्री में बता रहा बच्चों, आपका ध्यान से समझ लो, बहुत इजी है। ओके, यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, तो पहला ऑप्शन। चलो यहाँ पे एक ग्राफ दे रखा है और हमको देखना है कि कौन सा ग्राफ सही है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर प्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन सेल्सियस, सेंटीग्रेड है ना, और फ़ारेनहाइट टेम्परेचर F में। तो याद कीजिए बच्चों, हम लोग ये तो बचपन से ये रिलेशन पढ़ते आ रहे हैं, क्या C/5 F - 32/9 है ना। और हमको टेम्परेचर और मिस इसका ग्राफ प्लॉट करना है, और इस पे देखना है कि y एक्सिस पे C को लेना है और x एक्सिस पे F को। तो इसका मतलब C अपना एक तरफ रहेगा, बाकी चीजों को दूसरे तरफ भेजो। तो चलो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये CF क्या हो जाएगा आपका 5F/9, मैं अलग अलग भी कर दे रहा, और ये मल्टीप्लाई होके 0 + 5 3 15 + 1 60/9। ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये आपका क्या है बच्चों, कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि y = mx + c है ना। यहाँ पे c नेगेटिव में है लेकिन, ठीक है, तो आप mx - c टाइप भी बोल सकते हो है ना। बेसिकली बच्चों आप f की वैल्यू 0 रखो और देखो फिर c कहाँ पे आ रहा है ना। f की वैल्यू 0 रखोगे तो बस ये आपका 160/9 नेगेटिव में आएगा। तो इसका मतलब हमारा जो इंटरसेप्ट होना चाहिए वो नेगेटिव में होना चाहिए, और प्लस आप देखो स्लोप क्या होना चाहिए 5/9 है जो कि पॉजिटिव है, तो स्लोप पॉजिटिव और इंटरसेप्ट नेगेटिव, तो वो वैसा ग्राफ कौन सा है, इसका तो स्लोप नेगेटिव है, तो ये ऐसे ही गए, इसका स्लोप पॉजिटिव है, इसका स्लोप पॉजिटिव है, बट ये आपका क्या है ओरिजिन से पास कर रहा है, और ये आपका क्या है इसका इंटरसेप्ट यहाँ पे है। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था ये, तो मुझे लगता है कि बहुत इजी और विद इन 10 सेकेंड। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपका एक और क्वेश्चन आया, यहाँ पे फिर से ये हीट ट्रांसफर का है ना, जो कि 24 जैन को आया था। द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इन एयर फॉल्स फ्रॉम 40 to 24 डिग्री सेंटीग्रेड इन 4 मिनट। ओके, द टेम्परेचर ऑफ द एयर इज दे रखा है आपको, द टेम्परेचर ऑफ बॉडी इन द नेक्स्ट 4 मिनट विल बी। ठीक है, तो बच्चों इसके लिए तो आपका एक न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से है बेसिकली, आप एक एग्जैक्ट मेथड भी पढ़ा होगा और एक आपका अप्रॉक्स मेथड है ना। एग्जैक्ट मेथड में बच्चों वहां पे लॉग वगैरह आ जाते हैं, और यहाँ पे लॉग वगैरह की वैल्यूज दे नहीं रही है, इसका मतलब हमको किस पे जाना है अप्रॉक्स मेथड वाले पे ही। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला याद कीजिए, क्या था डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन में टाइम कर्व है ना, कितना टाइम लग रहा है। ठीक, वो आपका क्या था k टाइम्स है ना टी एवरेज है ना। टी एवरेज आपका क्या था बच्चों, यहाँ पे T1 + T2 डिवाइडेड बाय 2 है ना, ये टी एवरेज हो गया, माइनस का टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, यही तो था कुछ। ठीक है, याद आया। चलिए, तो यहाँ पे आपका T1 से T2 होने में जो टाइम लग रहा है वो आपका दे रखा है 4 मिनट। ठीक है, फिर बाद में आपको यहाँ पे दे रखा है कि अगले 4 मिनट में क्या होगा, और ये आपका एयर दे रखा है, मतलब ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, तो ये अपना मेन बॉडी हो गया। ठीक है ना, इसका टेम्परेचर अगर आप देख रहे हो, इसका टेम्परेचर शुरू में कितना है 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, और एयर का टेम्परेचर कह रहा है इसके आसपास वो जो है वो 16 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इसका मतलब हीट करंट आपका क्या होगा, इससे बाहर आना शुरू करेगा, मतलब हीट आपका बाहर आएगा, तो टेम्परेचर इसका कम होगा, वही रिलेशन यहाँ पे लिखा है। ठीक है, यहाँ पे 16 आपका क्या हो जाएगा टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, और ये आपका T1 से T2 होने में कितना टाइम लग रहा है ये आपका ये है। ठीक है,
चलिए लिखते हैं। तो डेल्टा टी यहाँ पे पहले केस के लिए लिखें 40 से 24 के लिए, तो वो क्या हो जाएगा 40 माइनस 24 डिवाइडेड बाई कितना टाइम लगा है बच्चों 4 मिनट। ठीक है, चलिए ये आपका के है ना, यहां पे आपका क्या आ गया T1 प्लस T2 बाई 2, तो इन दोनों को जोड़ो और डिवाइड बाई 2 करो तो कितना आ जाएगा 40 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 2 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग बच्चों कितना हो गया 16 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो ये आपका आ जाएगा 16/4 दैट इज अगेन 4 आ जाएगा, इधर के यहाँ पे ये आपका हो जाएगा 64/2 दैट इज 32 माइनस 16, फिर से आपका क्या आ जाएगा 16 ही आ जाएगा। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। ठीक है, ओके। फिर ये दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस में क्या कह रहा है बच्चों कि अगर आपका अगले इसी तरीके से इसका टेम्परेचर कम होता रहे तो अगले 4 सेकंड में कितना कम हो जाएगा, 4 सेकंड में 4 मिनट सॉरी अगले 4 मिनट में कितना कम हो जाएगा। तो फिर से देखते हैं, अब ये क्या है ये 40 से 24 हो चुका है, तो अब ये मैं मान लेता हूं कि 24 से लास्ट में टी हो जा रहा है, कितना लास्ट में 24 से टेम्परेचर घटते घटते टी हो गया। ठीक, और हम मान लेते हैं कि टाइम लगने वाला है डेल्टा टी। ठीक है, और वो अपने को दे रखा है ना। फिर k टाइम्स T1 प्लस T2, तो यहाँ पे 24 प्लस T डिवाइडेड बाई 2 माइनस एयर का टेम्परेचर तो वही रहने वाला है ना बच्चों। यहाँ पे हम सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज होते नहीं मानते है ना, क्योंकि हम मानते हैं कि हमारा सराउंडिंग में बहुत ज्यादा उसका हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, तो टेम्परेचर तो चेंज नहीं होगा। हालांकि इसमें से हीट बाहर आएगा बट इतना ऐसा नहीं होने वाला है ना। आपने एग्जाम्पल में देखा होगा, अगर आपका चाय है कप में रखा हुआ है तो धीरे धीरे चाय क्या होता है एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के बराबर हो जाता है, बट वहां पे ऐसा नहीं होने वाला कि चाय ठंडा हो जाएगा तो फिर आपके एटमॉस्फेयर रूम का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, चलिए तो ये आपका आ गया 16। ओके, इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे हम 24/4 रखेंगे, 24 माइनस टी डिवाइडेड बाई 4, और ये आपका क्या आ जाएगा के 24 प्लस टी अपॉन में 2 ले लेते हैं, और इसको भी हम ले लेते हैं माइनस का 32। ठीक है सभी, ओके, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। चलिए डिवाइड कर लेते हैं, तो डिवाइड करेंगे इतना अपॉन इतना, तो वो के तो के कट जाएगा, ये 4 उसमें जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, और डिवाइड में आपका क्या आ जाएगा 24 माइनस टी बराबर के से के तो कट गया, ऊपर तो 16 आएगा और फिर ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई में, तो 16 इंटू 2 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई ये पूरा ब्रैकेट में जो बचा है कितना 24 माइनस का 32, तो माइनस 8 आ गया। ठीक है, ये क्या होगा t माइनस 8। ओके, चलिए तो ये 16 से 16 गया, उधर 2 बचा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं है ना, तो ये क्या आ गया आपका t माइनस 8 बराबर इधर आपका आ गया 48 माइनस 2t। ठीक है, तो इस 2t को इधर ले आओ और माइनस 8 को उधर भेजो, तो क्या हो गया अपना 3t बराबर 56, या फिर t बराबर 56/3 है ना, इतना डिग्री सेंटीग्रेड होने वाला है। ओके, और आप देखो बच्चों यहाँ पे ऑप्शन 4 एग्जैक्टली वही आंसर आया है। ठीक है, तो आपको अप्रोक्सीमेट रिजल्ट ही फाइंड करना था, नहीं तो फिर अप्रोक्सीमेट नहीं रहता तो फिर हमको इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना होता है, तो वो थोड़ा सा अलग आता है आंसर है ना। चलिए, मुझे उम्मीद है कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर से यहाँ पे 29 जैन को फिर से आया है क्वेश्चन, क्या दे रहा है, कह रहा है अ कप ऑफ कॉफी कूल्स 90 डिग्री सेंटीग्रेड टू 80, फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, और कह रहा है ये t मिनट में होगा ये कहानी। चलिए आगे की कहानी क्या है, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ रूम इज इतना, मतलब टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग है ना, और हम इसको बोल सकते हैं T1 और इसको बोल सकते हैं T2 पहले केस के लिए। ठीक है, द टाइम टेकन बाई सिमिलर कप ऑफ कॉफी है ना, उसी जैसा कप है जो कि 80 से 60 फर्दर है ना, फर्दर 80 से 60, तो केस 2 के लिए हम इसको T1 और इसको T2 मान सकते हैं, और सेम रूम टेम्परेचर पे, तो इसका मतलब सराउंडिंग आपका क्या है दोनों के लिए सेम है। ठीक है,
तो दोनों के लिए सेम है। तो चलिए सॉल्व करते हैं फिर से। केस 1 के लिए आप बनाओ इक्वेशन, तो ये क्या लिखे हुए, फॉर्मूला में अब नहीं लिख रहा है ना, जस्ट वैसा है। तो क्या आ जाएगा 90 माइनस 80 डिवाइडेड बाई टाइम कितने में हुआ है ये कहानी, टी में, के आ जाएगा T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो टी एवरेज कितना आ जाएगा 85 माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर 20, ठीक है। चलिए तो यहां से आप सॉल्व करोगे थोड़ा सा और, तो ये क्या आ जाएगा 10 अपॉन टी इक्वल के इंटू में 65, ये इक्वेशन 1 बोल देते हैं, ठीक है। दूसरी कहानी क्या है, दूसरी कहानी है 80 से 60 हो रहा है। चलिए सर 80 से 60 कर रहे हैं, और ये कितने टाइम में होगा वही तो हमको निकालना है, ठीक है। डेल्टा टी ही निकालना है इस बार टी के फॉर्म में। चलिए तो ये आपका के, टी एवरेज क्या होगा आपका 70, हाँ 80 और 60 का, और माइनस का आपका आ जाएगा 20, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, है ना। ये फिर से सिंप्लीफाई होकर कितना आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाई डेल टी के टाइम्स 50 आ जाएगा। ये इक्वेशन 2 हो गया। फिर से इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दो और सॉल्व कर लो। तो क्या आ जाएगा आपका बच्चों, डिवाइड करोगे 1 डिवाइडेड बाई 2, तो डेल्टा टी बाई टी आपका आ जाएगा, और इनटू में क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2, है ना, 10 बाई 20 1 अपॉन 2 आ गया। बराबर क्या बचा इधर बच्चों, इधर बचा के इंटू 65, और यहाँ पे ये, तो आपका के कट जाएगा, क्या आ जाएगा 65 डिवाइडेड बाई 50, ओके। तो हमको डेल्टा टी चाहिए, तो टी को उधर भगाओ, ओके सर। चलिए तो ये 130 हो जाएगा, 130 अपॉन 50 इंटू में टी आया, 0 से 0 गया, क्या आ गया 13/5। और फिर से आप अच्छी बात देखो बच्चों, यहाँ पे फिर से ऑप्शन 4 ही दिख गया हमको, तो ये हर बार 4 ही ऑप्शन आ रहा है क्या, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, ओके। तो मुझे लगता है बच्चों कि हमारे जो हीट ट्रांसफर और कैलोरीमेट्री के ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे ना, 6-7 ही थे, ज्यादातर तो केटीजी और थर्मो के थे, और वो मैंने ऑलरेडी सॉल्व करा दिया है, ठीक है। और इसके पहले हम लोगों ने बच्चों फ्लूइड और इलास्टिसिटी के भी क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है। तो आई होप जो बच्चे ने नहीं देखा ये सभी वीडियोस, तो आप प्लेलिस्ट में से जाके उसे जरूर अवेल करें, हमारे साथ प्रैक्टिस करें, ठीक है। ऐसे वीडियोस हम लोग फर्दर लाते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो, ठीक है बच्चों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।